गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय कृषि, आप जानते हो कि भारत के अंदर प्राचीन काल से ही कृषि की जा रही है। जब से मनुष्य का विकास हुआ है तभी से मनुष्य कृषि करता आ रहा है। कृषि मनुष्य की एक आदिमकालीन क्रिया है। भारत के अंदर कृषि का विकास है वो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही हो गया था। अपन को भारत में कृषि के सबसे पहले प्रमाण हैं वो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता से इसके प्रमाण मिलते हैं। आज भारत है वो कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग 55% लोग कृषि करते हैं और इस कृषि से भारत को लगभग 17.5% धन प्राप्त होता है। 15.5% धन प्राप्त होता है। अर्थात भारत के अंदर 55% लोग कृषि कार्य करते हैं और उनके कृषि करने से जीडीपी के अंदर लगभग 17.5% का योगदान मिलता है। भारत के अंदर कृषि है वो मानसूनी की जाती है। भारतीय कृषि मानसूनी कृषि है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि भारतीय कृषि है वो पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर रहती है। जब मानसून आता है तभी कृषि की जाती है। भारतीय कृषक को, भारतीय किसान को ये पता नहीं रहता कि कब वर्षा आएगी, कितनी वर्षा आएगी, इस बार ज़्यादा आएगी या कम आएगी, कितने दिनों बाद में आएगी, कब पहले आ रही है या बाद में आ रही है। तो भारतीय कृषक है उसको इन बातों का कोई पता नहीं रहता। वो पूर्ण रूप से अपने भाग्य पर आश्रित रहकर कृषि करता है। इस कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इस कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि है वो मुख्य रूप से प्राचीन तकनीक पर आधारित है। आज भी भारतीय कृषक है वो गरीब है, छोटी छोटी यहाँ पर जोते हैं, कृषि यंत्र पुराने हैं, तकनीक जो कृषि करने की तकनीक है ये पुरानी है, सिंचाई साधनों का विकास बहुत ही कम हुआ है। इस कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। भारतीय कृषक की आज भी दयनीय हालत बनी हुई है। अपन अपने भारत के अंदर मुख्य रूप से कृषि अलग अलग समय पर की जाती है, अलग अलग ऋतुओं में कृषि की जाती है। तो भारतीय कृषि का विभाजन मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। एक ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि का विभाजन किया जाता है और एक उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि का विभाजन किया जाता है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि का वर्गीकरण या भारतीय कृषि का प्रकार या भारतीय कृषि के रूप, मुख्य रूप से ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा जाता है। एक अपने होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल, एक होती है जायद की फसल। इसको अपन याद रख सकते हैं कि ऋतु में जर खाते हैं जय रै ख, जय फॉर जायद, रै फॉर रबी, ख फॉर खरीफ। जरक शब्द से तीनों क्रमबद्ध रूप से याद रह सकते हैं। जय पहले ही पहले, उसको लास्ट में, जायद लास्ट में, बीच में रबी और फर्स्ट में खरीफ। ये खरीफ की फसल है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा जाता है, खरीफ, रबी और जायद। मुख्य रूप से जो ये खरीफ की फसल है, इस खरीफ की फसल को अपन अपनी नई क्लासें प्रारंभ होती है, नई क्लासें प्रारंभ होती है लगभग जून जुलाई में प्रारंभ होती है। तो खरीफ की फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है और दीपावली की छुट्टियों के समय काट ली जाती है। दीपावली की छुट्टी प्राय अक्टूबर नवंबर में हुआ करती है। इसे आप याद रख सकते हो, अक्टूबर नवंबर में आती है। इससे आप याद रख सकते हो कि खरीफ की फसल है वो स्कूल खुलती है तब से लेकर दीपावली तक, रबी की है वो दीपावली से लेकर बंद होती है तब तक, और ये जब बंद होती है छुट्टियों में जायद की कृषि की जाती है। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में
काट ली जाती है। मुख्य रूप से अपने यहाँ पर बाजरा, ग्वार, मोठ खरीफ की फसल होती है। इसके अलावा जो कपास है, कपास, मूंगफली, चावल, ये भी खरीफ की फसल होती है। अपने यहाँ पर देखो चावल है, भारत के अंदर चावल है वो तीनों फसलों में बोया जाता है। भारत के अंदर चावल है वो रबी में भी बोया जाता है, खरीफ में भी बोया जाता है और जायद में भी बोया जाता है। लेकिन उत्तरी भारत में इसको खरीफ की फसल में बोया जाता है। अतः चावल को अपन खरीफ की फसल में ही लेते हैं। अपने चावल है, मूंगफली और कपास भी, कपास, गन्ना, ये भी खरीफ की फसलें हैं। इज दैट क्लियर? आ गई समझ में? अपने यहाँ पर अपन बाजरा बोते हैं, मक्का बोते हैं, ज्वार बोते हैं, ग्वार बोते हैं, मोठ बोते हैं। चावल, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये सारी खरीफ की फसलें होती है और इसको जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। दूसरे नंबर पे आती है रबी की फसल। रबी को फसल को अपन खरीफ को काटने के बाद बोते हैं, अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। कब बोते हैं? अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में बोने के बाद में छुट्टियों से पहले काट लेते हैं। छुट्टी पड़ती है प्राय मार्च अप्रैल में, मार्च व अप्रैल में पड़ती है। मार्च अप्रैल में छुट्टियां पड़ती है, उस समय काट ली जाती है। तो रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से गेहूं है, चना, सरसों, मेथी, अरहर, मटर आदि आते हैं। तीसरी है जायद। जायद की फसल अपन गर्मियों में बोते हैं। गर्मियों में क्या बोते हैं? तो गर्मियों के अंदर सामान्य रूप से पशुओं के लिए हरा चारा बोया जाता है, सब्जियां बोई जाती है, खरबूज, तरबूज बोए जाते हैं। गर्मियों के अंदर यानी मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई, मई जून में काट ली जाती है। इसको मई जून में काट ली जाती है, या आप जून भी लिख सकते हो कि जून में इसको काट ली जाती है। ये प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए ऋतुओं के आधार पर। अब आता है उपयोग के आधार पर। सामान्य रूप से उपयोग के आधार पर फसलें कई प्रकार की होती है, लेकिन अपनी किताब के अंदर 4 प्रकार दिए हुए हैं। किताब में 4 प्रकार है, 10वीं के अंदर केवल 4 प्रकार दिए हुए हैं। एक खाद्यान्न फसलें हैं, एक व्यापारिक फसलें हैं, एक बागानी फसलें हैं और एक उद्यान फसलें। खाद्यान्न फसलें, सबसे पहले खाद्यान्न फसलें। जो अपन फसल बोते हैं उसका क्या उपयोग में लेते हैं, उस उपयोग के आधार पर सामान्य रूप से 4 प्रकार दिए हुए हैं। पहला प्रकार अपने है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न अर्थात वे फसलें जिनको खाने के अंदर उपयोग में लिया जाता है, खाद्यान्न फसलें कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है, एक अनाज होता है, एक तिलहन होता है और एक दलहन होता है। अनाज के अंदर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आते हैं। तिलहन वे फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, तिलहन फसलें कहलाती है। तिलहन में मूंगफली है, सरसों, राई, सोयाबीन आदि आते हैं। दलहन के अंदर वे फसलें जिसकी दालें बनाई जाती है, दलहन कहलाती है। जैसे मूंग है, मोठ है, चना है, अरहर है, तुअर है, उड़द आदि दलहन फसलें होती है। दूसरा अपने होती है व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें जो मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से बोई जाती हो। व्यापारिक फसलों में जो मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से बोई जाती हो, व्यापारिक फसलें कहा जाता, व्यापारिक फसलें कहलाती है। ये उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। ये उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। जैसे अपने कपास है, गन्ना है, कपास, गन्ना, जूट आदि व्यापारिक फसलें होती है। तीसरे नंबर पे है बागानी फसल। बागानी फसलें
ऐसी फसलें जो विस्तृत क्षेत्र में बाग लगा करके बोई जाती हो। बड़े बड़े खेतों के अंदर एक फसल के रूप में बोई जाती हो। बड़े बड़े खेतों के अंदर एक ही किसी विशेष प्रकार का बाग हो, एक फसल का बाग हो। जैसे संतरा का बाग लगा रखा हो, गन्ना का बाग लगा रखा हो, अपने गन्ने का बाग लगा रखा हो, केले का बाग लगा रखा हो या रबड़ का बाग लगा रखा हो। तो विस्तृत क्षेत्र में बड़े बड़े खेतों के अंदर एक विशेष प्रकार की फसल का बाग लगा रखा हो, उसको बागानी फसलें कहा जाता है। ये फसलें भी व्यापारिक फसलें या औद्योगिक फसलों के अंतर्गत आती है। ये भी उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। अगली अपने है उद्यान फसलें। उद्यान फसलें ऐसी फसलें जो सब्जी व ऐसी कृषि जिसमें फल फूलों व सब्जी की कृषि की जाती हो, उसको उद्यान कृषि के नाम से जाना जाता है। ये अपने फसलों का वर्गीकरण था। आगे अपने है भारत के अंदर मुख्य फसलें। मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है? तो अपन जानते हैं कि अपने यहाँ पर बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, मूंगफली, कपास, गेहूं, जूट, चाय आदि फसलें बोई जाती है। ये फसलें अलग अलग क्षेत्रों में बोई जाती है या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें बोई जाती है। हर एक क्षेत्र में हर फसल क्यों नहीं होती। यानी अपने यहाँ पर मान लो अपने गांव के अंदर अपन चावल बोते हैं या बाजरा बोते हैं, लेकिन कपास नहीं बोते हैं। तो क्या कारण है कि कपास नहीं बोते हैं या चावल बोते हैं? चावल ही क्यों बोते हैं? इन जो भारत के अंदर मुख्य फसलें हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में क्यों बोई जाती है? तो कोई भी फसल को बोने के लिए उसको कुछ भौगोलिक विशेषताओं की आवश्यकता होती है। उसको प्रकृति कुछ चीजें प्रदान करती है, उन चीजों को लेकर ही फसल तैयार होती है। चावल है तो चावल बहुत अधिक पानी वाले क्षेत्रों में, जहां पर अच्छी चिकनी मिट्टी, काप मिट्टी, दोमट मिट्टी पाई जाती है, वहीं पर होगा। अपने यहाँ पर बालू के टीलों में, मरुस्थल में पैदा नहीं होगा। बाजरा है वो पानी के अंदर पैदा नहीं होगा, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर पैदा नहीं होगा। चाय है वो चाय बालू के टीलों में पैदा नहीं होगी, रेगिस्तान में पैदा नहीं होगी। चाय के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लगभग उसको 300 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन चाय के सामने एक और प्रमुख समस्या होती है कि उसका धरातल है वो ढालू होना चाहिए। यदि धरातल ढालू नहीं होगा, चाय की जड़ों के अंदर पानी जमा हो जाएगा तो चाय के पौधे वो नष्ट हो जाएंगे। अतः प्रत्येक फसलों के लिए हर एक फसल के लिए एक विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है, कुछ विशेष भौगोलिक आवश्यकताओं की, भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। तो उन फसलों के लिए कौन कौन सी भौगोलिक फसलों की आवश्यकता, भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है? इसके लिए अपन प्रमुख रूप से दो फसलों की भौगोलिक दशा देख लेंगे। अपन ग्रामीण प्रधान क्षेत्र से आते हैं, गांव के बच्चे हैं, तो गांव के स्टूडेंट्स होने के कारण अपन खरीफ और रबी की फसलों में अंतर याद कर सकते हैं। खरीफ और रबी की फसलों में यदि अपन को अंतर पता है तो अपन इन फसलों का जो मुख्य अपन को जो भी फसलें पूछी जाएगी उसका अपन अंतर आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा सा केवल अपन को दिमाग चलाने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। अपने मुख्य रूप से कोर्स के अंदर गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ दलहनों की दिया हुआ है, लेकिन भौगोलिक विशेषता मुख्य रूप से इन्हीं की पूछी जाती है। भौगोलिक विशेषताओं में अपन को क्या याद रखना है कि कोई विशेष फसल है, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, उसको कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, कौन सी मिट्टी में वो पैदा होती है। मिट्टी बाजरा अपने मोटे कणों वाली मिट्टी में, मोटे कणों में बालू मिट्टी में पैदा हो जाता है,
गेहूं है वो दोमट मिट्टी में बढ़िया पैदा होती है। चावल है वो काली मिट्टी में, काली जिसको रेगर मृदा, चावल है वो चिकनी दोमट मृदा में पैदा होता है। और कपास है वो काली रेगर मिट्टी में, काली मिट्टी या रेगर मिट्टी में कपास पैदा होता है। तो ये इसके लिए विशेष भौगोलिक दिशाएं होती है। भौगोलिक विशेषताओं के अंदर अपन पढ़ेंगे कि उस फसल को कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, कितनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है और कितना उसको तापमान चाहिए। इसके अलावा अपन प्रत्येक फसल के उत्पादन के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन से देश में, विश्व में सर्वाधिक कहाँ पैदा होती है, कौन कौन से देशों में होती है, और भारत में कौन कौन से राज्यों में पैदा होती है। और इसके साथ साथ में अपन ये देखेंगे कि राजस्थान में भी ये फसल कौन से जिलों में पैदा होती है। अपन इसकी भौगोलिक विशेषता कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।